जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा तमाशा पूरा देश देख रहा है। कानून व्यवस्था का बनता हुआ मजाक पूरा देश देख रहा है कि कैसे जांच एजेंसियों को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भटकना पड़ रहा है। जांच एजेंसियां जो न्याय दिलाती हैं उन्हें न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। सबने आंखें मूंद ली हैं, कान बंद कर लिए हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े वकील, कानूनविद, जज सब चुप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो एक झुग्गी में, एक बस्ती में एक झुग्गी गिरती है, यहाँ पर बांग्लादेशियों के खिलाफ भी कुछ आ जाता है तो उस पर संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने कानून को तार तार कर दिया। जांच एजेंसियों की साख दांव पर लग गई, अधिकारियों को उनको बेइज्जत होना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। लेकिन यहाँ सब चुप्पी साधे बैठे हैं। होना तो चाहिए था कि संज्ञान लिया जाए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ। लेकिन ईडी अपना काम कर रही है और ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है और उन्होंने मांग की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई का केस चलाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाली है और सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें ईडी को संवैधानिक अधिकार है निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का। और ईडी का यही कहना है कि सरकारी मशीनरी ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने से हमको रोका है। और इस सरकारी मशीनरी में ममता बनर्जी है, इनकी पुलिस है, इनका सिस्टम है, जिसने ईडी अधिकारियों को एक तरह से घेर लिया, उनको धमकी दी और वहां से कागज, दस्तावेज, डिवाइसेस सब उठाकर ले गई। ये एक तरह की गुंडागर्दी थी। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि संदेश खाली में ईडी के अधिकारी गए थे तो वहां पर ममता बनर्जी के नेता, जिसके गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, तो वही बात है। और इस बार ये गुंडे का काम खुद ममता बनर्जी ने किया है। और जहां पर स्टेट मशीनरी, सेंट्रल मशीनरी को मिलकर काम करना चाहिए, जहां पर ईडी को सुरक्षा देती है राज्य पुलिस, कहीं भी छापेमारी होती है, रेड पड़ती है तो राज्य पुलिस सुरक्षा देती है, लेकिन यहाँ पर राज्य पुलिस ने खुद ईडी को घेरा और ईडी के अधिकारियों को घेरा और ममता बनर्जी को मनमानी करने दी। अब इसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसका मतलब साफ है कि ईडी को हाई कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के अंदर अब न्याय मिलने की खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि मामला 14 जनवरी के लिए टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट में भीड़ थी तो अगले दिन की डेट नहीं दी जा सकती थी। जब यहाँ पे हाल ये है इस देश में कि तीस्ता सी तलवार के लिए कि एक रात जेल में ना बितानी पड़े तो दो बार बेंच बढ़ जाती है। रात के 12 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट लग जाती है। तो ऐसे मामलों में भी लेकिन इस बार चुप्पी साधी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ऐसे गंभीर मामले में आपको अगले दिन की डेट दी जा सकती थी या सोमवार की डेट दी जा सकती थी, पर कुछ नहीं किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। पर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इस पर अब ममता बनर्जी, जब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो ममता बनर्जी को लगा कि यहाँ पर अगर सुनवाई हो गई तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम हाई कोर्ट की तरह भीड़ इकट्ठी कर दें और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज सुनवाई न कर पाए और वो फिर एक हफ्ते बाद की डेट दे दे। ये तो संभव नहीं है। ये कल कोलकाता तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो बना हुआ है। तो इसीलिए इन्होंने तुरंत एक कैविएट डाल दिया कि ईडी इस मामले में जो भी याचिका डाले उसमें पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष सुना जाना चाहिए। अब इस कैविएट को डालने का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इस मामले पे सुनवाई में थोड़ा सा इसको डिले करवाया जाए। जब कैविएट डल गया है तो जैसे कि याचिका पर सुनवाई होगी तो पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेजेगा कि अब आप अपना पक्ष रखिए। फिर ये अपना पक्ष रखकर आएंगे और उसमें इस मामले में एफआईआर से पहले कुछ प्राथमिक जांच की मांग कर सकते हैं और कुछ और डिले कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनकी टैक्टिक्स यही है। ये बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, जिनको ममता बनर्जी सरकारी पैसे से फीस देती आई है, अब वो लोग यही काम करते हैं, डिले कराना, रोक देना। क्योंकि ममता बनर्जी को देखिए पता है कि मामले में फंसना तो है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उनको पता था कि मामले में फंस तो जाएंगे ही, कभी सुनवाई तो होगी ही, सबूत तो आएंगे ही, ये तो मालूम है। इसीलिए क्या करते हैं, डिले कराते हैं, देरी हो, कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल दिया, कुछ ना कुछ दस्तावेज मांग लिए,
तो इससे डिले होता जाता है, डिले होता जाता है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव निकलता जाता है। यही कोशिश इनकी होती है। अब यही कोशिश ममता बनर्जी की भी है। इन्हें पता है कि मामला तो कोयला स्मगलिंग का भी है और उसमें भी कुछ ना कुछ निकलेगा, और अब मामला इनके ऊपर दूसरा भी बन गया। अभी तक तो देखिए मामला सिर्फ कोयला स्मगलिंग का चल रहा था, तस्करी का मामला था कि आप गलत तरीके से खनन कर रहे हैं, कोयला चुरा रहे हैं, फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं, और जो उससे आय आ रही है वो हवाला कारोबार के जरिए कुछ लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें सत्ता में शामिल लोगों का नाम भी आ चुका है। ये मामला आज का तो है नहीं, अभिषेक बनर्जी का नाम भी आया है कोयला स्कैम में। और ये कोई घोटाला नहीं, मतलब कि कोयला चुराने का मामला है, टेंडर का मामला नहीं है। अभिषेक बनर्जी का नाम भी था, विकास मिश्रा इनके साथ रहने वाले उनका नाम भी था, एक और साथी थे इनके, उनका नाम भी उसमें था। तो ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि इन टीएमसी के लोग इसमें उनका नाम आया नहीं है, अभिषेक बनर्जी तक का नाम आया और अब तो आईपैक का नाम आया है। लेकिन आईपैक का मामला और नया है, वो पुराने से जुड़ा नहीं है। उस मामले में 20 करोड़ रुपए की लेन देन है। अभिषेक बनर्जी का मामला अलग था, है इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें 20 करोड़ की एक अलग लेन देन का पता चला जो कि आईपैक को हुई है। आईपैक को हवाला कारोबार के जरिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो ये पता चला था। लेकिन अब ममता बनर्जी ये जो कागज और डिवाइस चुराने आई, इससे एक और मामले में फंस गई है, जो कि है सरकारी काम में बाधा डालना और सबूत मिटाना। अब इस मामले में आप भले ही देरी करवा सकते हैं, जो इन्होंने पहली बार तो ये थोड़े सफल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जाएगा तो आपके टैक्टिक्स तो काम नहीं करेंगे। हाँ, आपके वकील अपनी लॉबिंग सेटिंग जरूर करेंगे, लेकिन आपका मामला तो फंसा है। ये सबके सामने है कि ईडी जांच कर रही थी, ईडी के पास क्या आधार था वो ईडी दिखाएगी, हमें रेड की परमिशन थी ये दिखाएगी, और साथ ही ममता बनर्जी ने आकर डिवाइसेस चुराए हैं, जो वो खुद खुलेआम आके कह रही, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वही खड़े होके बोल रही हैं कि मैं ले गई हूं क्योंकि हमारे कागज थे, हमारी रणनीति से जुड़े हुए कागज थे। तो ममता बनर्जी तो खुद ये बात बता रही है कि मैंने यहाँ से कागज मैं लेकर गई हूँ। तो अब जब ये साबित होगा तो ये साबित करना मुश्किल काम नहीं है कि ममता बनर्जी ने बीच रेड में दखल दी। अब रेड में दखल दिया है तो सबूत भी गायब हुए हैं, कुछ तो उठा के ले गई हैं, तो ये चीजें साबित करना कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि कुछ देरी होती जाए और चुनाव आने तक इनका जो है मामला कुछ ऐसा डिले हो कि इनके ऊपर सीधे गाज ना गिरे, क्योंकि सीबीआई जांच होगी, समन भी होगा, बुलाया भी जाएगा। तो ये ममता बनर्जी इसी फिराक में है। लेकिन इनकी पार्टी जो है वो ये बात जरूर जान गई है कि बचना अब आसान नहीं है। आप क्या कर लेंगे, कितना आप कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस आपने चुरा लिए, कुछ सबूत आपने वहां से कुछ कोशिश कर ली मिटाने की, लेकिन कब तक आप ये कर पाएंगे। ईडी तो बहुत सारी चीजें लेकर भी गई है, और अगर आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आपको वो सब चीजें वापस करने के लिए भी बोला जा सकता है, तब ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। आप डिवाइसेस तो खाली कर सकते हैं, लेकिन कागजों का क्या करेंगे, कागज तो आपको लौटाने पड़ेंगे। तो फंसेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, और इसी बात की चिंता इनके खेमे में बनी हुई है। ममता बनर्जी वकीलों की फौज लगाकर उन्होंने खड़ी कर दी है, बातचीत चल रही है कि इसका क्या किया जाए और साथ ही राजनीतिक तौर पर क्या किया जाए। ममता बनर्जी के खेमे में देखिए दो चीजें हैं। एक, इनको ये लग रहा है कि इससे हम फायदा उठा सकते हैं। ममता बनर्जी ऐसी नहीं है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हंगामा कर रही है। यहाँ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करना, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना, और इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें बोल देना कि मेरे पास तो पेन ड्राइव है, अमित शाह की पेन ड्राइव है, सबके सामने रख दूंगी। अरे पेन ड्राइव है तो रखिए सबके सामने। आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा करके बताते हैं। आप तो फर्जी चीजों को भी सामने इस तरह से दिखाते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन तो इतनी आपके पास इतनी अहम पेन ड्राइव है तो छुपा के क्यों रख रखी है? आप अमित शाह पर एहसान क्यों कर रही हैं? लाइए पेन ड्राइव को। ममता बनर्जी देखिए अमित शाह को टारगेट करती है, क्योंकि गृह मंत्री जो है, देखिए गृह मंत्री यहाँ पर दो तरह से जुड़े हुए हैं इनकी। एक तो वो सीधे कैंपेन संभाल रहे हैं, अभी जिस तरह से बिहार में संभाला उस तरह से वो बंगाल में भी कैंपेन संभाल रहे हैं, हाल ही में वहां का दौरा किया है। दूसरा जो राज्य की बॉर्डर एरिया की सुरक्षा का मामला है, घुसपैठियों से जुड़ा मामला है, वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय देखता है, और ये ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय इस पर नजर रखता है, नए नियम भी बनाता है। 30 किलोमीटर का दायरा जो है बीएसएफ को दे दिया गया था, जिसमें पुलिस का दखल नहीं होगा। तो इसलिए ये भी इस वजह से भी उनके निशाने पर गृह मंत्रालय रहता है कि ममता बनर्जी को, घुसपैठियों को यहाँ पर जो
बसाने की खुली छूट नहीं मिल पाती, जो भी कर पाती है उससे ज्यादा उन्हें करना है वो नहीं हो पाता, इसलिए अमित शाह उनके निशाने पर रहते हैं। तो इसलिए पेन ड्राइव की बात कर रही है। और इन्हें लगता है कि ममता बनर्जी वो हमेशा जो राजनीति रही है वो यही है, विरोध प्रदर्शन, हंगामा, सड़कों पर निकलो, चिल्लाओ, धरना दो, धरना राजनीति वो करती रही है। अब इस धरना राजनीति में इनको अभी तक तो फायदा हुआ है, चाहे लेफ्ट पार्टियों को हटाना हो सत्ता से तो वो भी नंदीग्राम और यहाँ पर जो इन्होंने धरना और विरोध प्रदर्शन शुरू किया था उसका इन्हें फायदा मिला था। इससे पहले भी ईडी की रेड पर ये धरना दे चुकी है, जब यहाँ के डीजीपी पर रेड हुई थी तो उस पर धरना दिया था इन्होंने। तो धरना पॉलिटिक्स इनको भाती है और इसीलिए ये लोग इस मामले में ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं। साथ ही एक ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी सेंटर के खिलाफ लड़ रही है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है ममता बनर्जी जो खुद सत्ता में बैठी है, जिनसे सवाल ये होना चाहिए था या हो भी रहा है सवाल, लेकिन इन सवालों को वो छुपाना चाहती हैं कि बंगाल में आर्थिक स्थिति क्या है, बंगाल से कंपनियां बाहर क्यों जा रही हैं, बंगाल में घुसपैठियों की भरमार क्यों है, बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है। तो ये सब सवाल तो सत्ता में जो बैठा है उसे पूछा जाता है। अब ममता बनर्जी दिखाना चाहती है कि नहीं मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं तो भाई विपक्ष में हूं, मैं तो देखो केंद्र के खिलाफ लड़ रही हूं। तो ये विपक्ष में दिखाना चाहती है खुद को, ताकि बंगाल के लोग भ्रमित हो जाएं और ये समझे कि हमको तो सेंटर वर्सेस ममता है, हमको तो सेंटर चुनना है या हमको ममता को चुनना है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटर तो सेंटर में गवर्नमेंट में है, ममता बनर्जी बंगाल में गवर्नमेंट में है और बंगाल में क्या हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी को 15 साल सत्ता में हो गए हैं और इनके टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी का दखल, ये सब कोई 1 महीने 10 दिन में लोगों के दिमाग से नहीं उतरने वाला है। सबको पता है वहां सत्ता में कौन है और उसने क्या क्या किया है। ये 4 दिन के हंगामे से ममता बनर्जी उस परसेप्शन को बदल नहीं सकती, बल्कि जो ममता बनर्जी कर रही है और जिस तरह से बंगाल बदनाम हो रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ। कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की, कहीं डीएमके की है, कहीं केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ जो ममता बनर्जी ने किया। तो इसको लेकर तो वैसे ही बंगाल सरकार बदनाम हो रही है, बंगाल बदनाम हो रहा है। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है और भाजपा भी ये सवाल उठा रही है और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी ये सवाल उठा रही हैं कि ममता बनर्जी को आईपैक के मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी। प्रतीक जैन का मोबाइल ममता बनर्जी क्यों चुरा कर ले गई, आखिर क्या जरूरी था। आपकी पार्टी पर जांच नहीं हो रही थी, आपकी पार्टी दफ्तर पर रेड नहीं पड़ी थी, आप कैसे कागज उठा कर ले गई, ऐसा क्या था उनमें जो ममता बनर्जी परेशान हो गई प्रतीक जैन के मोबाइल में। तो ये सवाल तो उठ रहा है। तो यहाँ पर दोनों परसेप्शन आगे बढ़ रहे हैं और समय के साथ ममता बनर्जी का ये हल्ला हंगामा जब खत्म होगा, कितने दिन आप कर पाओगे हल्ला हंगामा, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो उसके बाद यही सवाल मुख्य तौर पर उभरेंगे, क्योंकि ये कोयला घोटाले के नाम निकल कर आएंगे, जिसमें एक तस्करी करने वाला व्यक्ति है लाला जिसका नाम है और एक कंपनी का नाम है ईसीआई, ईस्टर्न कोलफील्ड्स, इससे ये चुराया जा रहा है। किन किन फैक्ट्रियों का नाम है, दिल्ली में छापे पड़े हैं, पश्चिम बंगाल में छापे पड़े हैं, आईपैक्स के निकली हुई अभी जानकारियां सामने आएंगी, जो सबूत ईडी लेके गई है अभी उनको एनालाइज किया जाएगा, हो सकता है प्रतीक जैन को समन दिया जाए, तब इसके बाद ये मामला कोयला तस्करी का बनेगा, ना कि ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी समझ लीजिए कि अभी इतनी डेस्परेट है, उनके हाथ से इतनी बात निकलती जा रही है, चुनाव में इनका इतना बुरा हाल है कि ममता बनर्जी कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अब ईडी की साख की बात है, ईडी भी पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ इस मामले में जुटी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जब भी अभी इस मामले की सुनवाई पर आज तो अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन सुनवाई अब वैसे तो हो सकती है, होनी तो इतवार को भी चाहिए, छुट्टी का कोई मायने नहीं रखता, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ईडी का यही कहना है कि आप अगर इस मामले पे संज्ञान लेके इस मामले पर कोई सख्त फैसला नहीं हुआ तो ममता बनर्जी की तरह कल को पूरे देश में हर राज्य सरकार यही करेगी और जांच एजेंसियां मुंह देखती रह जाएंगी। तो इसलिए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और जब भी सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी होनी तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।